जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया के द्वारा बनाया गया सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बारे में बताऊंगा, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसे आप किसी अन्य सबमरीन के साथ नहीं बल्कि नेवी के सबसे बड़े जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ टाइफून क्लास के न्यूक्लियर पावर सबमरीन असल में करीबन 48,000 टन भारी भरकम ऐसा सबमरीन है जो अमेरिकी नेवी के लिए बनाया गया सबसे बड़े आकार के मतलब ओहायो क्लास के सबमरीन के तुलना में करीबन 2.5 गुना वजनी है। तो दोस्तों, इस सबमरीन के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ टाइफून क्लास के सबमरीन असल में दुनिया के सबसे भारी भरकम सबमरीन है और कुछ रशियन रिपोर्टों के मुताबिक ये जो सबमरीन है ये सरफेस में करीबन 23,200 टन से लेकर 24,500 टन तक भारी है, जबकि ये पानी के नीचे जाने के बाद इसका वजन करीब 48,000 टन हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों के सबसे बड़े सबमरीनों को अगर टाइफून क्लास के सबमरीनों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के सबसे भारी भरकम सबमरीन असल में ओहायो क्लास के सबमरीन है, जिसका वजन भी इसके सामने लगभग ना के बराबर है। अमेरिका के ओहायो क्लास के सबमरीनों के वजन करीबन 19,000 टन के आसपास है, जो करीब करीब टाइफून क्लास सबमरीनों से 2.5 गुना कम है। अमेरिकी ओहायो क्लास के सबमरीनों के जैसे ही रशिया के टाइफून क्लास सबमरीनों को भी परमाणु डिटरेंस के लिए निर्माण किया गया था। मतलब इन सबमरीनों का असल मकसद परमाणु हथियारों को ही कैरी करना था, इसीलिए इन सबमरीनों को बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी कहा जाता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन के ये सबमरीन बेसिकली R-39 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करता है। इवन R-39 को सबसे बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है और इसी वजह से ही टाइफून क्लास के इन सबमरीनों के आकार भी इतना अधिक बड़ा है। दोस्तों, आप लोग टाइफून क्लास के सबमरीनों के आकार के बारे में अब तक थोड़ा बहुत आइडिया कर लिए होंगे और दोस्तों इससे ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर किसी मिसाइल के लिए सबमरीन का आकार इतना बड़ा करना पड़ता है तो मिसाइल का आकार कितना बड़ा हो सकता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक सोवियत यूनियन के R-39 मिसाइलों का वजन करीबन 90 टन के आसपास है, जबकि इसके अलावा मिसाइलों को लॉन्चिंग ट्यूबों से लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉलर का भी वजन है, जो बेसिकली लॉन्च ट्यूब के अंदर गैसेस को प्रिजर्व करता है ताकि मिसाइलों को इनिशियल पॉपअप मिल सके और इसी वजह से टोटल सिस्टम का वजन भी काफी अधिक होता है और ऐसे कई सारे मिसाइलों को टाइफून क्लास के सबमरीनों में स्टोर किया जाता है। दूसरी तरफ अगर इसके निचले दर्जे के कुछ सोवियत यूनियन के मिसाइलों को देखा जाए तो उसमें R-29RM शामिल होता है, जो लगभग इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च होता है, लेकिन इसका वजन सिर्फ 40.3 टन है और इसका डायमीटर 1.9 मीटर है, जो R-39 से आकार में काफी छोटा है। जबकि अमेरिका के ट्राइडेंट मिसाइलों को भी अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ 59 टन वजन के मिसाइल है, जिसका डायमीटर करीबन 2.11 मीटर है। मतलब R-39 मिसाइल किसी भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के तुलना में आकार में काफी बड़ा और अमेरिका के मिसाइलों की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा वजनी है। दोस्तों, टाइफून क्लास के इन सबमरीनों के वजन और आकार ज्यादा होने की वजह से ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा भी कई तरीके के इक्विपमेंटों को कैरी कर सकता है। कुछ अमेरिकी रिपोर्टों के मुताबिक टाइफून क्लास के सबमरीन 160 क्रू मेंबर के साथ करीबन 4 महीने के सप्लाईज के साथ समुद्र में तैनात हो सकता है। इवन ऐसे सबमरीनों के अंदर क्रू के कंफर्ट के लिए कई तरीके के व्यवस्थाएं भी किया गया है, जिनमें जिम से लेके अन्य एंटरटेनमेंट के भी साधन मौजूद है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं टाइफून क्लास के इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के इतिहास के बारे में और साथ में हम ये भी जानेंगे कि फिलहाल रशिया के पास ऐसे घातक कितने सारे सबमरीन हैं। दोस्तों, ये जो टाइफून क्लास के सबमरीन है इसे सोवियत यूनियन में प्रोजेक्ट 941 अकुला के नाम से तैयार करने का शुरुआत किया गया था। ये एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे सोवियत यूनियन के द्वारा सोवियत नेवी के लिए ही बनाया जाना शुरू किया गया था। दोस्तों, सबमरीनों के बनाने का इतिहास को अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन को जब पता चला कि अमेरिका के द्वारा कोई नया सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है जो आकार में बड़ा और काफी ज्यादा घातक होगा, तो सोवियत यूनियन ने अमेरिका के इस प्रोजेक्ट से भी बड़े आकार के प्रोजेक्ट का शुरुआत किया और इसका ही फलस्वरूप टाइफून क्लास के सबमरीन का निर्माण हुआ। फिलहाल सोवियत यूनियन टूटने के बाद टाइफून क्लास के सबमरीनों की जिम्मेदारी रशिया के हाथ में आया, जबकि रशिया की तरफ से इन सबमरीनों को मॉडर्नाइज करके और कुछ साल इस्तेमाल करने का भी इरादा बनाया गया था। पर 2012 में रशिया के द्वारा सबमरीनों के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को कैंसिल किया गया और इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि सबमरीनों को मॉडर्नाइज करने में काफी अधिक खर्चा होने वाला है और इतने खर्चे में तो रशिया नया सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन कर सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से बोरी क्लास के सबमरीनों के निर्माण का भी इरादा बनाया गया। दोस्तों, ऐसे सबमरीनों के निर्माण का काम सोवियत यूनियन में 1976 से शुरू हुआ और सोवियत यूनियन के द्वारा ऐसा करीबन 7 सबमरीनों को निर्माण करने का प्रोजेक्ट रखा गया था, लेकिन आखिरकार सिर्फ ऐसे 6 सबमरीनों को ही निर्माण करना संभव हो पाया।
आया, मतलब एक सबमरीन के प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया, जबकि ये जो 6 सबमरीन तैयार हुआ है उनमें से फिलहाल एक ही सबमरीन एक्टिव है, जबकि 3 सबमरीन अब तक रिटायर्ड हो चुका है। बाकी के बचे 2 सबमरीनों को एक्टिव ड्यूटी से हटा लिया गया है, लेकिन रशिया की तरफ से इन सबमरीनों को प्रिजर्व करके रखा गया है, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि रशिया इन सबमरीनों को मॉडर्नाइज करने का प्लान को लेके अभी भी सोच विचार रखा है और संभावित इसे 2026 तक इस्तेमाल किया जाए। तो सोवियत यूनियन की तरफ से सबसे पहला सबमरीन को 1981 में कमीशन किया गया था, जबकि सबसे आखिरी सबमरीन 1989 में कमीशन हुआ। दोस्तों इतना अधिक आकार में बड़ा और इतना भारी भरकम होने के बावजूद ये सबमरीन इतना ज्यादा खर्चीला था कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद सबमरीनों के रखरखाव का मुश्किलों के वजह से काफी कम समय इस्तेमाल होने के बाद ही सबमरीनों को रिटायर्ड करना शुरू कर दिया गया। दोस्तों जो पहला सबमरीन रिटायर्ड हुआ वो 1996 में ही रिटायर्ड हुआ था, जिसे TK-12 भी कहा जाता है, और ये 1984 में ही सर्विस में आया था। 2006 से 2008 के दरमियान इसे स्क्रैप कर दिया गया, जबकि दूसरा सबमरीन TK-13 को 1985 में लॉन्च किया गया और 1997 में विड्रॉल किया गया, और 2007 से 2009 के दरमियान इसे भी स्क्रैप किया गया। दोस्तों जो सबसे पहला सबमरीन लॉन्च हुआ था वो 1981 में लॉन्च हुआ था, जिसे TK-208 भी कहा जाता है, और ये सबमरीन अभी भी एक्टिव है। TK-202 मतलब इस सीरीज का दूसरा सबमरीन 1983 में जो लॉन्च हुआ था उसे 1999 में सर्विस से विड्रॉल कर लिया गया और अमेरिका की मदद से ही इसे स्क्रैप किया गया था। बाकी के बचे 2 सबमरीन जो फिलहाल प्रिजर्व किया हुआ है, और वो दोनों है TK-17 और TK-20, जो कि 1987 में और 1989 में कमीशन किया गया था, और इसे 2006 और 2004 में डिकमीशन किया गया, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि यह 2006 या 2004 में डिकमीशन नहीं हुआ, बल्कि 2013 के आसपास डिकमीशन हुआ। दोस्तों सबमरीनों के अगर आकार को अब देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका वजन तो सरफेस में 23,200 टन से लेके 24,500 टन के दरमियान है, जबकि पानी के नीचे 48,000 टन है। तो वहीं पे इसका लंबाई भी काफी अधिक है और करीब 175 मीटर है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 23 मीटर के आसपास है, और इसका ड्रॉट करीब 12 मीटर है। दोस्तों ऐसे सबमरीनों को पावर सप्लाई करने के लिए भी काफी बड़े आकार के न्यूक्लियर रिएक्टर और अन्य शैफ्टों का आवश्यकता होता है, और रशिया द्वारा इसमें 2 OK-650 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से हर एक रिएक्टर का क्षमता करीबन 190 मेगावाट के आसपास है, जबकि इसके अलावा 2 VV टाइप के स्टीम टरबाइन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनका क्षमता करीबन 102 मेगावाट के आसपास है। इसमें 2 शैफ्ट वाले प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हर एक में करीबन 7 ब्लेड होता है, और इसके बदौलत ये सबमरीन करीबन 22.22 नॉट्स के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, मतलब करीब 41 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार। इवन कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि यह अधिकतम 27 नॉट के रफ्तार मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में पानी के नीचे से तैर सकता है। देखा जाए तो ये सबमरीन समुद्र के अंदर 120 दिन से भी अधिक तैनात रह सकता है, जबकि ये करीबन 900 मीटर के गहराई तक जा सकता है। हथियारों को देखा जाए तो सबमरीन में एक 9K-39 ईगला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिसके द्वारा RPK-2 क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों ये जो RPK-2 मिसाइल है इसका रेंज करीब 35 से 45 किलोमीटर है, और ये एक सबसोनिक मिसाइल है, जबकि इसका जो मेन हथियार है वो है R-39 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए सबमरीनों में D-19 नामक लॉन्चरों को लगाया गया है, और ये सबमरीन ऐसा करीबन 20 मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों इन मिसाइलों की अगर क्षमता को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि 16 मीटर लंबा और 2.4 मीटर डायमीटर वाला ये मिसाइल करीबन अलग अलग 10 वॉरहेड को कैरी कर सकता है, और ये करीब 8,300 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, मतलब समुद्र के नीचे से मार करने पर ये कहीं पे जाके फट सकता है और बड़ा तबाही ला सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।